गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने दिन मेरे वीडियो नहीं आए थे ग्रुप पर उतने दिनों में आप लोगों ने अपने नोट्स को कुछ कंप्लीट किया होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए थे कि उनके पास बुक नहीं है, उनको बुक नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने नोट्स को आपको पूरे चैप्टर के नोट्स को मैंने प्रोवाइड आपको करवाया, जिससे कि आप लोग पहले नोट्स को लिख लें, उसकी कुछ मतलब फर्स्ट चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। उसके बाद मैं अपने वीडियोस को बना के आपके अगर कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। फ़िलहाल हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पढ़ा था अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा था, मतलब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि लिविंग वर्ल्ड, और हम पढ़ रहे थे कि जो सजीवों के वो मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, या आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक जो सजीव होता है उसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक सजीवों के लक्षण हैं। लेकिन अभी आपको इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन से कैरेक्टर्स को ढूंढना है जो कि वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो हम वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर किसे बोलते हैं, जो कि 100% प्रेजेंट हो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में और 0% प्रेजेंट होता है नॉन लिविंग में, उसको हम बोलते हैं कि वो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। इसके अंतर्गत हमने दो कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था। पहला जो हमने कैरेक्टर लिया था वो लिया था वृद्धि, दैट मीन्स ग्रोथ। तो ग्रोथ को आप खुद ही सोचो कि वो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं। क्या ग्रोथ 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो आप कहोगे यस, जो ग्रोथ है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। बट क्या जो ग्रोथ है वो 0% नॉन लिविंग में पाया जाता है? मतलब क्या किसी भी नॉन लिविंग में जो भी निर्जीव वस्तु है क्या वो वृद्धि नहीं करती? तो इसका जवाब आपको नहीं में मिलेगा कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी बाह्य तौर पे वृद्धि करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बालू के टीले होते हैं या जो पहाड़ होते हैं, या मान लो कि आपने अपनी स्कूटी या कार अगर आपने बाहर खड़ा करके रख दिया और महीनों तक वो बाहर ही पड़ी हुई है, तो आप देखोगे उसके ऊपर एक मोटी धूल की, गंदगी की परत एक जम जाएगी, जो उसकी हाइट को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसकी हाइट उसके वेट को बढ़ा देगी। तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल वृद्धि है। इसलिए वृद्धि को हम सजीवों का वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते। दूसरे मैंने कैरेक्टर की बात की थी रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है क्या वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि आपका क्या है, म्यूल्स है। म्यूल्स का मतलब होता है कि खच्चर क्या होते हैं, ये आपके मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जब हम फ्यूज़ करवाते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन म्यूल्स, दैट मीन्स खच्चर का निर्माण होता है, जो कि एक इनफर्टाइल है। स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी स्टेराइल होती हैं, दैट मीन्स वो भी मतलब उनमें भी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। और आपने सुना होगा कुछ ऐसे ह्यूमन कपल होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं। तो ये सारे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, फिर भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हम इनको सजीव नहीं बोलेंगे? सजीव तो ये भी हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या समझ में आया कि जो रिप्रोडक्शन है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर की, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। तो देखते हैं कि जो उपापचय है क्या वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। उपापचय में दो क्रियाएं, उपचय जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म तथा अपचय कैटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म जीवों का विशिष्ट रूप से परिभाषित है। पहला ऐसा हमको एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर मिला मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय बोलते हैं, जो कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने भोजन को खाया, भोजन में मान लो आपने आलू खाया, तो आलू क्या होता है, आलू एक स्टार्च है।
ये स्टार्च जैसे ही आपके मुंह में जाता है, सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि इस पर क्रिया करना शुरू कर देता है और ये स्टार्च टूट के आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। उसके बाद ये ग्लूकोज फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ता है और एनर्जी जनरेट करता है और एनर्जी हमें मिलती है। साथ ही साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में, केवल मैंने एक को बताया है, आप केवल आलू ही नहीं खाते हो, आप बहुत कुछ खाते हो और केवल यही प्रक्रिया आपके बॉडी में नहीं होती है। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक ह्यूमन शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये सारी जो रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को, दैट मीन्स इस उपापचय को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उपचय को हम बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया। निर्माणकारी प्रक्रिया मतलब किसी चीज़ का तैयार होना, बनना, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। तो जब कोई एक निर्माणकारी प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं उपचय। लेकिन जब कोई टूटने वाली प्रक्रिया होती है, जैसे यहाँ पे देखो स्टार्च पहले ग्लूकोज में टूटा, फिर ग्लूकोज से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, तो ये जो विघटन वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अपचय। और ये आपको 100% मतलब मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है ये आपको मनुष्य में भी देखने को मिलेगा। लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे एल्गी है, उसके बाद बैक्टीरिया है, फंजाई है, इन सब में भी मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर लेवल के ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट्स हो, उसमें भी आपको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। तो जितने भी इस दुनिया में, इस पूरे संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में आपको मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन कोई भी निर्जीव वस्तु, कोई भी निर्जीव चीज़ मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नहीं करती है, उपापचय की क्रिया नहीं करती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा मतलब होता है ऑल, ऐसे सभी रिएक्शंस जो कि सेल में होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, या हमारे बॉडी में होने वाले द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ब्रेक का मतलब क्या होता है, बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, तो इस को हम बोलते हैं अपचय या कैटाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शन, तो जिसमें हम किसी भी चीज़ का सिंथेसिस करते हैं, मतलब छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के एक बड़े अणु का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो क्या समझ में आया, जो मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब क्या होता है कि एक सेल में होने वाले या द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन का सम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, जोड़ जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, और दूसरा एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें जो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो कि मैंने बताया था आपको, जैसे स्टार्च बिल्कुल टूटता है और हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो दिस इज मतलब वो क्या था, कैटाबॉलिक रिएक्शन था। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जो निर्जीव वस्तु है, उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या है, सजीवों का लक्षण, संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। संवेदनशीलता, आपको जब ठंड लगती है, वातावरण का जब टेम्परेचर कम होने लगता है, आपको ठंड लगती है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में, मतलब आपने सेंस किया कि वातावरण का टेम्परेचर कम हुआ है, या आपने सेंस किया और उसको आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, आप स्वेटर पहन लेते हो, या बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और आपको मतलब आप बाहर बैठे हुए अचानक से धूप आपके सिर पे आके पड़ने लगती है, जो कि आपके मतलब जिससे आपकी बॉडी पूरी जलनी शुरू हो जाती है। अब तो तुरंत आप भाग के किसी छाया वाले स्थान पे चले आते हो,
तो इस तरह से जो सेंसिटिविटी है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जितने भी सारे जो सजीव हैं वो अपने चारों ओर जो भी एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको वो फील करते हैं, मतलब उसको वो सेंस करते हैं और सेंस करके उसके प्रति अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप देखोगे या आप सोच भी सकते हो कि जो सेंसिटिविटी है एंड एडेप्टेबिलिटी, मतलब उसके अनुसार अपने को अडेप्ट करना, उसके जैसे कि अनुकूल बनाना। अब आप लोग मान लो शिमला या मसूरी घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको अपने साथ ज़रूर स्वेटर या शॉल आपको ले ही जाना होगा, मतलब आपने अपने को वातावरण के अनुकूल बनाया। जो भी हमारे जैसे कि अभी कोरोना वायरस का टाइम है, आप सभी को पता है कि चारों ओर वायरस फैला हुआ है, तो इससे बचने के लिए आप मास्क का यूज़ कर रहे हो, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वातावरण में अभी जो चेंजेस हैं आप उसको मतलब आप उन सबको देखते हुए आप अपने बॉडी को उसके अनुकूल बना रहे हो। और ये अनुकूल क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपने वातावरण में होने वाले चेंजेस को आपने सेंस कर लिया है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। तो अभी तक हमको दो ऐसे कैरेक्टर मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म, दूसरा है सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी, जो केवल आपको देखने को मिलेगा सजीवों में ही 100%, लेकिन 0% निर्जीवों में। नेक्स्ट है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सभी जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं अनेक जटिल रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप खुद भी जानते होंगे कि जो जीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। अब कोशिकाएं किस चीज़ से मिली होती हैं, मतलब किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, तो बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट हैं जिनसे मिलकर कोशिका का निर्माण हुआ है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक मिलकर अंग मिलकर अंगतंत्र और अंगतंत्र मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो अंग हैं वो मिलकर टिश्यू बना रहे हैं और एक काम हो रहा है। बहुत सारे टिश्यू मिलके किसी ना किसी फंक्शन को कर रहे हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना के हमारे पूरे, जैसे आप सोच सकते हो, हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल लंग्स ही नहीं होता, लंग्स तो एक ऑर्गन है, उसमें हमारे नोज़ है, लंग्स है, हार्ट है और उसके बाद वेन्स हैं, आर्टरीज़ है, ये सब मिलके बनाती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर वो हमारे पूरे रेस्पिरेशन में हम मतलब एक हेल्पफुल होती है। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम केवल हमारा स्टमक ही नहीं डाइजेशन करता है, बल्कि स्टमक के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा जो माउथ होता है, हमारा इसोफेगस है, हमारे फेरिंग्स है, इन सबको मिला के, इन सब ऑर्गन्स को मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये डाइजेशन के काम को करता है। तो इस तरह का जो काम करने का जो प्रोसेस है, जो वर्क जो हमारे बॉडी के द्वारा किया जाता है, क्या ये निर्जीव वस्तु में या किसी निर्जीव में आपको दिखने को मिलता है? तो नहीं। तो ये भी क्या होगा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये 100% लिविंग में एंड 0% नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ आकृति या आकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शेप एंड साइज़ क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। तो ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही अच्छा एक गुण है। कुछ अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो आपको सजीवों में देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूट्रिशन, ये भी 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक डिफरेंस पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग में। आई होप आपको मेरी बातें या मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू।